हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास में हम बात करेंगे यूपी कैट 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में। और ये जो प्रश्न है कृषि वनस्पति विज्ञान से संबंधित है। तो आइए समझते हैं इन प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न है कि नाशपाती के किरकिरेपन का कारण क्या है। नाशपाती आपने खाई होगी, आप उसको खाते हैं तो थोड़ा कर्कश लगता है, किरकिरापन सा लगता है, टाइटनेस लगती है उसमें। तो आखिर रीजन क्या है कि क्या उसमें रेत के कण है, या दृढ़ कोशिकाएं मिलती हैं, या जटिल ऊतक उसमें होता है, या ये सभी ऑप्शन होंगे। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा दृढ़ कोशिकाएं उसमें होती हैं, इसी वजह से उसमें किरकिरापन सा महसूस होता है। अगला प्रश्न है कि जाइलम एवं फ्लोएम है, जाइलम और फ्लोएम है क्या है, एक विशिष्ट ऊतक है, या साधारण ऊतक है, या जटिल ऊतक है, या ये सभी ऑप्शन होंगे। तो जो जाइलम और फ्लोएम है वो एक जटिल ऊतक है। अगला प्रश्न है कि तने में जाइलम होता है, तने में जो जाइलम होता है वो कैसा होता है, एक्सार्क होता है, कि पॉलीआर्क होता है, कि एंडार्क होता है, या सभी ऑप्शन होंगे। तो इसको बोलेंगे कि एंडार्क होता है। ठीक है, एंडार्क का मतलब होता है कि प्रोटोजाइलम जो है वो अंदर की ओर होता है, और मेटाजाइलम जो होता है वो बाहर की ओर होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ों में रंभ की बाहरी सीमा परत कहलाती है। तो जड़ में जो रंभ मिलते हैं, रंभ का मतलब स्टील इसको हो रहता है, तो उसकी जो बाहरी परत है, ठीक है, सीमा की उसकी जो बाउंड्री है, तो उसको क्या कहते हैं, क्या वल्कुट कहते हैं, कि मज्जा कहते हैं, कि रश्मि मज्जा कहते हैं, या परिरंभ कहते हैं। परिरंभ को पेरिसाइकिल भी कहा जाता है, तो यही हमारा आंसर भी है, परिरंभ कहते हैं उसको। अगला प्रश्न है कि मार्ग कोशिकाएं पाई जाती हैं, मार्ग सेल्स कहाँ पाई जाती हैं, क्या अधिचर्म में मिलती हैं, या अंतःत्वचा में मिलती हैं, या अधःत्वचा में मिलती हैं, या पर्णरंध्र में मिलती हैं। तो आंसर होगा अंतःत्वचा में मिलती है, अंतःत्वचा को एंडोडर्मिस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि फर्न में वैस्कुलर बंडल है, फर्न पौधा है, ठीक है, उसमें वैस्कुलर बंडल यानी संवहन बंडल है, वो कैसे हैं, एक पार्श्व है, कि उभय पार्श्व है, या संकेंद्री है, या अरी है। तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो संकेंद्री होगा। संकेंद्री का मतलब होता है एक के अंदर दूसरा, जैसे ये है और इसके बाहर एक है, यानी ये है और इसके अंदर एक दूसरा भी कुछ पाया जा रहा है। क्या पाया जा रहा है, संवहन बंडल की बात हो रही है। अगला प्रश्न है कि जड़ और तने के मध्य भाग में स्थित होता है, जड़ और तने के बीच का जो भाग होता है उसमें क्या होता है, फ्लोएम होता है, जाइलम होता है, मज्जा रश्मि होती है, या मज्जा होता है। तो आंसर होगा मज्जा होता है। अगला प्रश्न है कि जड़ में मूल रोम होते हैं, जड़ में जो मूल रोम होते हैं वो कैसे होते हैं, एक कोष की होते हैं, बहुकोष की होते हैं, या दोनों ऑप्शन होंगे, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। तो हमारा जो आंसर होगा वो एक कोष की होते हैं। अगला प्रश्न है कि वृक्ष में यदि 120 वार्षिक वलय है तो उसकी उम्र होगी। आपने देखा होगा कि पेड़ के तने को जब काटते हैं तो उसमें घेरे दिखाई देते हैं, लाइनिंग दिखाई देती है, और उनको गिन करके उसकी उम्र का पता लगाया जा सकता है। तो उसी की बात हो रही है, उसी को वार्षिक वलय कहते हैं। तो अगर 120 आपको दिखाई दे रहे हैं तो आखिर उसकी उम्र कितनी होगी उस पौधे की, उस पेड़ की। तो 80 साल होगी, या 40 साल होगी, या 121 साल होगी, या 120 होगी। तो देखिए उसमें 120 बने हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आंसर क्या लगाएंगे, 120 आंसर लगाएंगे। जबकि आपको ध्यान देना है कि जब पौधा लगाया गया है पहले ना, तो वो साल भी तो गिनना है, कि जब बचपन में छोटे में उसमें लगाया गया उस पौधे को, फिर वो बड़ा हुआ तब जाके एक रिंग बनी ना, तो एक उसमें और ऐड होगा, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो 121 होगा। अगला प्रश्न है कि टाइलोसिस पाई जाती है, टाइलोसिस किस में पाई जाती है, द्वितीयक जाइलम में मिलती है, कि मृदुत की कोशिकाओं में मिलती है, कि द्वितीयक फ्लोएम में मिलती है, या कैलस ऊतक में मिलती है। तुम्हारे जो आंसर होगा वो द्वितीयक जाइलम होगा, उसमें टाइलोसिस मिलती है। तो पहला प्रश्न है कि मक्का में परागण और निषेचन के बीच का समय कितना होता है, मतलब मक्का में परागण की प्रक्रिया कब होगी और उसके बाद निषेचन की प्रक्रिया कब होगी, तो उसके बीच में कितने समय का अंतर रहता है। तो ऑप्शन है कि 48 घंटे का, 1 घंटे का, 24 घंटे का, 72 घंटे का। तो आंसर होगा यहाँ पर 24 घंटे का अंतर रहता है। इसका मतलब है कि अगर परागण की प्रक्रिया अभी हुई है तो निषेचन जो है 24 घंटे बाद होगा। अगला प्रश्न है कि चावल का जो दाना है वो फल है, किस प्रकार का फल है, सोरोसिस है, कैरियोप्सिस है, कैप्सूल है, या एकीन है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो कैरियोप्सिस है। अगला प्रश्न है कि काजू में जो खाने योग्य भाग होता है, जो हम काजू में खाते हैं, तो आखिर वो क्या होता है, उसको एरिल कहते हैं, कि बीजपत्र होता है, या बाह्य फलभित्ति होती है, या सहपत्र होता है। तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर बीजपत्र, यानी जो हम खाते हैं काजू में वो क्या है, बीजपत्र है। अगला प्रश्न है कि बेल का फल है, जो बेल का फल है वो क्या है, एम्फीसार्का है, साइकोनस है, बैलोस्टा है, या नट है। तो आंसर यहाँ पे हमारा होगा एम्फीसार्का। थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं कि एम्फीसार्का उसको कहते हैं जिसके अंदर पल्प मिलता है, मतलब गूदा मिलता है, और उसके बाहर एक हार्ड जो है कवर मिलता है, खोल होता है, उसी को एम्फीसार्का कहते हैं। तो ऐसा बेल में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है कि पपीता में खाया जाने वाला भाग है, पपीता में जो हम खाते हैं वो आखिर क्या है, बीज पत्र को खाते हैं, कि परिदल पुंज को खाते हैं, कि बीज चोल को खाते हैं, या मध्य व अंतः फल भित्ति को खाते हैं। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा पपीता में वो है मध्य व अंतः फल भित्ति, उसी को हम खाते हैं। अगला प्रश्न है कि रेगमा क्या है,
तो रेगमा जो है ऑप्शन है कि तुलसी को कहते हैं, कि अरंडी को कहते हैं, कि बेर को कहते हैं, कि मूंगफली को कहते हैं। तो आंसर हमारा होगा अरंडी। अगला प्रश्न है कि पर्णहरित आ का सूत्र क्या है, यानी क्लोरोफिल ए होता है, उसका फॉर्मूला क्या है? C55H72O5N4 मैग्नीशियम साथ में, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा है C40H56, ये दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा है C55H70O6N5 और मैग्नीशियम। इसके बाद अगला लास्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो है पहला C55H72O5 नाइट्रोजन 4 मैग्नीशियम। यहाँ पे रेगमा के लिए थोड़ा बता देते हैं कि रेगमा जो होता है ये सूखा फल को कहते हैं, जो सूखा होता है उसको कहते हैं। अगला प्रश्न है कि आरएनए प्लस प्रोटीन, जब आरएनए और साथ में प्रोटीन आपस में मिलती है तो आखिर ये क्या बनाते हैं? ठीक है, तो क्या लाइसोसोम बनाते हैं, कि मीसोसोम बनाते हैं, कि क्रोमोसोम बनाते हैं, या राइबोसोम बनाते हैं? तो आरएनए और प्रोटीन दोनों मिल करके जो बनाते हैं वो आंसर होगा हमारा राइबोसोम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता, यानी जो दिए गए ऑप्शन है उनमें किसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता। अर्धसूत्री विभाजन के अंतर्गत क्या होता है? एक सेल से 4 कोशिकाएं बनती हैं। तो पहला ऑप्शन है कि हरे शैवाल, दूसरा है कवक, तीसरा है जीवाणु, चौथा है उच्चपादप। तो आंसर होगा हमारा जीवाणु। जीवाणु में जो है अर्धसूत्री विभाजन नहीं होता है, और ये अर्धसूत्री विभाजन जो है सिर्फ जनन कोशिकाओं में देखने को मिलता है, कायिक कोशिकाओं में देखने को नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि प्लीरोम से विकसित होता है, प्लीरोम से क्या बनता है? हाइपोडर्मिस बनता है, संवहन ऊतक बनता है, भरण ऊतक बनता है, या एंडोडर्मिस बनता है? तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो संवहन ऊतक है। तो पहला प्रश्न है कि अभ्रूणपोषी बीजों में पोषण जो है भरा रहता है, मतलब कि ऐसे बीज जो अभ्रूणपोषी हैं, यानी कि उनमें भ्रूणपोष नहीं है, ठीक है, लेकिन उनमें जो पोषण है वो कहाँ पे भरा रहता है? क्या भ्रूणपोष में भरा रहता है, कि बीजपत्र में भरा रहता है, कि प्रांकुर में भरा रहता है, या बीज चोल में भरा रहता है? तो आंसर होगा कि बीज पत्र में भरा रहता है। अगला प्रश्न है कि बीज का वो भाग जो जमीन से बाहर आकर के प्ररोह बनाता है, ठीक है, तो वो कौन होगा? मूलांकुर होगा, टेगमेन होगा, अक्ष होगा, प्रांकुर होगा। तो हमारा यहाँ पे आंसर प्रांकुर है। अगला प्रश्न है कि निम्नांकित में भोजन संग्रह ऊतक है, तो इनमें से कौन है जो भोजन को एकत्रित करता है और वो ऊतक है? तो क्या वो भ्रूण है, कि बीजपत्र है, कि भ्रूणपोष है, कि हाइलम है? तो हमारा यहाँ पे आंसर होगा भ्रूणपोष। अगला प्रश्न है कि पेरिस्पर्म पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? अरंड में पाया जाता है, कि धान में पाया जाता है, कि चने में पाया जाता है, कि गेहूं में पाया जाता है? पहले जान लेते कि पेरिस्पर्म क्या होता है। देखिए, जो बीजांड के अंदर जो अध्यावरण होता है, तो जनरली निषेचन के बाद क्या होता है कि वो भी समाहित हो जाता है उसी के भ्रूणपोष के रूप में, ठीक है, लेकिन कुछ पौधों में क्या होता है कि ये बचा रह जाता है, शेष रह जाता है, तो उसी को कहते हैं पेरिस्पर्म। तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो अरंड होगा, यानी कैस्टर। अगला है कि समांतर सिरा विन्यास किसमें मिलता है? समांतर सिरा विन्यास का मतलब है कि आपने पत्ती में देखा होगा कि रेखाएं जो है ऐसे सीधी लंबी बनी रहती हैं, उसी को समांतर, एक दूसरे के समांतर में रहती हैं, उसी को कहते हैं समांतर सिरा विन्यास। तो इनमें से किसमें मिलेगा? घास में मिलेगा, कि पीपल में मिलेगा, कि बेर में मिलेगा, कि अमरूद में मिलेगा? हमारे यहाँ पे आंसर होगा घास में मिलेगा। अगला प्रश्न है कि वो पौधा जिसमें बाह्य दल कांटों में बदलता है उसको हम क्या कहेंगे? मतलब यहाँ पे हमारे ऑप्शन में से कौन होगा? सिंघाड़ा होगा, बैगन होगा, उपरोक्त तो ये दोनों होंगे, या मटर होगा? तो मतलब बाह्य दल क्या होगा? कांटों के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा उपरोक्त तो दोनों, यानी कि सिंघाड़ा और बैगन दोनों में। आपने देखा होगा बैगन में जो हरे रंग की संरचना बनी रहती है उसमें, तो ये ऊपर को जहाँ से पकड़ते हैं तो ये क्या होता है? एक तरह से कांटे के रूप में दिखाई दे रहा होता है। सिंघाड़े में तो स्पष्ट दिखाई देता ही है, तो ये एक्चुअल में बाह्य दल होता है। अगला प्रश्न है कि बेर व सरसों में अंडप होते हैं। अंडप मतलब स्त्री केसर जो होता है, स्त्री का पार्ट होता है, उसको कहते हैं। इसमें पौधों में बात हो रही है, यानी मादा भाग होता है। तो बेर व सरसों में अंडप होते हैं। कितने अंडप होते हैं? 4, 2, 3, 1। तो आंसर होगा 2 मिलते हैं। अगला प्रश्न है कि बाह्य दल व दल को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? मतलब जब बाह्य दल और दल एक साथ आपस में मिले रहते हैं तो उस समय इसको क्या कहते हैं? क्या बाह्य दल पुंज कहेंगे, कि परिदल पुंज कहेंगे, कि दल पुंज कहेंगे, या अंडप कहेंगे? तो हमारा यहाँ पे जो आंसर होगा वो परिदल पुंज कहेंगे इसको। अगला प्रश्न है कि कीटों के द्वारा जो परागण है वो कहलाता है। जब कीट जो है परागण की प्रक्रिया करता है तो उसको क्या कहते हैं? क्या जूफिली कहते हैं, या एंटोमोफिली कहते हैं, या हाइड्रोफिली कहते हैं, या काइरोटेरोफिली कहते हैं? जूफिली देखिए जो जंतुओं के द्वारा होता है, हाइड्रोफिली मतलब जो पानी के माध्यम से हो, काइरोटेरी का मतलब होता है कि जो चमगादड़ के माध्यम से हो, इसलिए हमारे यहाँ पे बचता है एंटोमोफिली यानी कीटों के द्वारा, ठीक है।
अगला प्रश्न है कि गुलमोहर में परागण होता है, तो जो गुलमोहर है उसमें परागण किस प्रकार से होता है? जंतु के द्वारा होता है, हवा के द्वारा होता है, कीट के द्वारा होता है कि पानी के द्वारा होता है? तो हमारे यहाँ पे जो आंसर होगा वो जंतु के द्वारा होता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं जरा के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में।